ओके, तो हमको जो है ये जो लिमिट गिवन है इस लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट क्या गिवन है हमको? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है हमारे पास में, ठीक है। और इस पूरे का जो पावर है वो n है और n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इस प्रॉब्लम को देखकर, वैसे भी लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या पता करना है हमको कि वो जो लिमिट है वो किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शंस में ए ऑप्शन को छोड़कर सभी ऑप्शंस में जो है ई इन्वॉल्व है, नेपियर्स कांस्टेंट। तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई 1 पावर इन्फिनिटी को तो हमको चेक करना ही करना है, ठीक है। तो 1 पावर इन्फिनिटी में क्या होता है कि भाई अगर कोई लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए, लेट से एफ एक्स पावर में जी एक्स, और अगर ये 1 पावर इन्फिनिटी मतलब टेंडिंग टू 1 पावर इन्फिनिटी, तो इस लिमिट का आंसर जो है वो ई पावर एल होता है। ये तो आंसर पता है हमको, ऐसा नहीं पता तो याद दिला दिया। और एल क्या होता है? यहाँ पर एल होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जी एक्स को आगे ले आओ आप जो पावर में है, जी एक्स को आगे लाए और जो एफ एक्स है उसमें से एक माइनस कर दिया, तो एफ एक्स माइनस वन। इस लिमिट को इवेलुएट करने पर जो आंसर आएगा वो एल है, ठीक है। क्लियर है बात? तो एक बार चेक करते हैं कि ये जो है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है या नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा होगा, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा होगा तो ये हमारे पास में क्या बचेगा? लिमिट n tending to infinity 1 plus this is tending towards 0 power and n is tending towards infinity, ठीक है। तो ये 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो चेक केवल और केवल इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 इंटू एन, फिर प्लस 2 इंटू n माइनस 1, फिर ऐसा चलता जा रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसमें? 3 इंटू n माइनस 2, इस तरह से होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो समीशन ऑफ n क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो तो हमें पता है वैल्यू क्या होता है। समीशन एन क्यूब होता है हमारे पास में एन इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको अगर हम जनरल टर्म में लिखना चाहें, 1+1 इंटू n+2 इंटू n-1 +3 इंटू n-2 अप टू n इंटू 1, और डिनोमिनेटर में तो लिखा हुआ है समेशन ऑफ एन क्यूब, ठीक है। तो जो हमारे पास में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन आर इंटू, जब हम आर का वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए एन, तो एन माइनस आर प्लस 1। देखो जरा आप चेक करो, और आर को हम वेरी करा दें 1 से लेकर एन तक, एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन क्यूब, ठीक है। तो देखो आप ये क्या बन रहा है, जब आप यहाँ पर r की जगह पर 1 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, और n-1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा? तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। जब आप r की जगह पर यहाँ पर 2 जब हम प्लग इन करेंगे तो ये जाएगा 2, दिस विल बी n-2 + 1, तो n-1 आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म मिल गया। अब लास्ट टर्म चेक कर लेते हैं, तो जब हम r की जगह पर n पुट करेंगे तो ये जाएगा n, और n पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, क्या बचेगा? 1, तो लास्ट टर्म आ गया। मतलब कि ये जो हमने लिखा है ये ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में आ गया, यहाँ लिख लेते हैं समेशन ओवर r इंटू n माइनस आर प्लस 1, वेर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। और लिमिट तो हमें पता है n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n एज इट इज, दिस इज समेशन r वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, माइनस ऑफ समेशन r स्क्वायर, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, प्लस दिस इज सिंपली r अंदर जाएगा तो समेशन ओवर r, तो समेशन r, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एंड होल डिवाइडेड बाय n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखो समेशन आर क्या होता है? समेशन आर होता है n×n+1/2, तो लिख लेते हैं। सो नाउ दिस इज n×n+1, ये तो n ये वाला है, बाहर वाला है, ठीक है। और समेशन आर क्या हो जाएगा? n×n+1/2 माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में क्या जाएगा हमारे पास में? n×n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6, प्लस अगेन समेशन आर,
that is n into n plus 1 by 2 and whole divided by n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया n into n plus 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय n into n plus 1 by 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें दिख रहा है कि n into n plus 1 by 2 जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, तो इसको कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर n into n plus 1 by 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ 3 बच गया और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1। तो हमारे पास में बच क्या गया? ऊपर में यहाँ से फर्स्ट टर्म में n आ गया माइनस ऑफ 2n plus 1 by 3 प्लस यहाँ से आ गया आपके पास में 1 एंड होल डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 by 2। ठीक है, अब इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये कहाँ जाएगा जब n जाएगा इन्फिनिटी। तो अब आप देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? n होगा। और ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में लिखा हुआ है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? इसका हाईएस्ट डिग्री n स्क्वायर होगा। तो n डिवाइड बाय n स्क्वायर, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आप हाईएस्ट डिग्री टर्म देख लो। तो यहाँ पर डोमिनेट कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर। जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जब n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ तो डोमिनेट करेगा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जाएगा जीरो की तरफ, जीरो की तरफ जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी जाएगी जीरो की तरफ। क्लियर है बात? ये बात तो हम यहाँ से भी समझ सकते थे। यहाँ से भी अगर आप समझो तो यहाँ से भी हम समझ सकते थे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये n मल्टीप्लाइड बाय ये n स्क्वायर बनेगा, यहाँ से मैक्सिमम कितना बनेगा? पावर n क्यूब बनेगा। यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या बनेगा? n क्यूब बनेगा। यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या बनेगा? n स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में से जो हाईएस्ट पावर आएगा वो n क्यूब आ सकता है, और डिनोमिनेटर में है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आएगा? n पावर 4 आएगा। तो n जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो हाईएस्ट वाला जो पावर वाला जो टर्म है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो इन्फिनिटी बनेगा कहाँ पर? डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू कहाँ जाएगी? जीरो की तरफ। मतलब कि ये जो हमारे पास में ये जो टर्म है ये जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जाएगा जीरो की तरफ। तो ये हमें पता चल गया कि भाई जो हमारे पास में जो फॉर्म बन रहा है वो बन रहा है 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। तो अब हमको L इवेलुएट करना है। क्लियर है बात? फिर से लिख लिया, लिमिट क्या है हमारे पास में? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 अप टू n इंटू 1 एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन n क्यूब, पावर में आ गया आपके पास में n। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आंसर होगा वो आंसर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पावर इन्फिनिटी है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में e पावर l, वेयर l जो है वो क्या हो जाएगा? l इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, सो वेयर l जो है वो क्या आ गया आपके पास में? l हमारे पास में है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n आ जाएगा आगे। ठीक है, और ये जो पूरा एफ एक्स है इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो इस पार्ट को तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या आ गया था सिंप्लीफाई होके? तो देखो ये आ गया था, यहाँ पर से ये आ गया था हमारे पास में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से n माइनस 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस 1 बाय, तो ये देखो आप यहाँ से ये n से n कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एलसीएम लिया तो ये बन गया 3n माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 1 प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 बाई, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 3n माइनस 2n इज n, और यहाँ से 3 माइनस 1 इज 2। ठीक बात है, और यहाँ से जब हमने एलसीएम लिया था 3 तो एक 3 यहाँ पर बच गया हमारे पास में 2/3 कांस्टेंट। ठीक है ना, 2/3 को हम इस तरह से लिख दिया प्लस 2 अपॉन में n प्लस 1 एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/3। क्यों? क्योंकि इसको हम जब n से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2/n एंड दिस इज 1 प्लस 1/n, n गया इन्फिनिटी की तरफ तो ये भी जीरो हो गया। ये तो यहाँ से हमारे पास में 2/3 आ गया l का वैल्यू। l का वैल्यू 2/3, इसका मतलब आंसर जो है वो आ गया आपके पास में e पावर l, दैट इज e पावर 2/3।